मेरा नाम रिमशा था और मेरी माँ को इस दुनिया से गए हुए कई साल हो चुके थे। मैं 7 भाइयों की इकलौती बहन थी और अभी तक किसी भाई की शादी नहीं हुई थी क्योंकि मैं सबसे बड़ी थी और मेरे तमाम भाई मुझसे छोटे थे। मैं अपने वालिदैन की सबसे बड़ी और पहली औलाद थी। मेरे वालिद ने हमेशा अपने बेटों को ही अहमियत दी थी। उन्होंने कभी मुझे अहमियत नहीं दी। मैं बस घर के काम-काज में ही उलझ कर रह गई थी क्योंकि मेरे तमाम भाई काम पर जाते थे और सबसे छोटे 2 भाई घर में ही रहते थे। मुझे इतने सारे लोगों के लिए खाना बनाना पड़ता था। मेरी उम्र भी काफ़ी हो गई थी और मेरे वालिद को मेरी शादी का बिल्कुल भी ख्याल नहीं था। जब वो मुझसे छोटे मेरे भाई की शादी करना चाहते थे तो रिश्तेदार कहते थे कि पहले बेटी की शादी करो। मेरे वालिद कहते थे कि उनके पास बेटी की शादी के लिए जहेज़ नहीं है। वो समझते थे कि बहू तो मुफ्त में भी आ जाएगी और साथ में जहेज़ भी लेकर आएगी। मैं इस बात से बहुत परेशान थी। आहिस्ता-आहिस्ता मेरी उम्र भी बढ़ गई। कुछ दिनों बाद मेरी भाभी आ गई और उसने मेरा जीना दुश्वार कर दिया। वो घर के किसी भी काम को हाथ नहीं लगाती थी। सारे काम मुझे ही करने पड़ते थे। मुझे और ज़्यादा परेशानी हुई क्योंकि भाभी को भी काम करना चाहिए था, लेकिन उसने कुछ भी नहीं किया। घर वालों को लगता था कि भाभी के आने से मुझे आराम मिल गया, लेकिन सच्चाई ये थी कि मेरी परेशानी बढ़ गई थी। मुझे अपनी माँ की बहुत याद आती थी क्योंकि उनकी मौत के बाद ही मेरे ऊपर इस घर की पूरी जिम्मेदारी आ गई थी। मुझे अपने भाइयों की भी बहुत फिक्र थी, लेकिन फिर मैंने अपने दिल को समझा लिया कि जब इस घर में किसी को मेरी परवाह नहीं तो मुझे भी किसी की परवाह करने की ज़रूरत नहीं। मेरी उम्र 35 साल हो चुकी थी और मेरे साथ की तमाम लड़कियों की शादी हो चुकी थी और उनके 2 या 3 बच्चे भी थे। मेरे चाचा ने मेरे वालिद को समझाया कि पहले बेटी की शादी करो। मेरे वालिद बहुत बूढ़े हो चुके थे, लेकिन उन्होंने कभी अपने बच्चों पर तवज्जो नहीं दी। उन्हें सिर्फ पैसा कमाने से मतलब था और वो पैसे भी सिर्फ अपने और अपने बेटों के लिए कमाते थे। मुझे इस घर में एक नौकरानी की तरह रहना पड़ता था। चाचा और चाची की जिद पर मेरे वालिद मेरी शादी करने को तैयार हो गए थे। रिश्ता भी चाचा ही लेकर आए थे। मैं इस बात से खुश थी कि मेरी शादी होने वाली थी और इस घर से मेरी जान छूटने वाली थी, लेकिन मेरी हमेशा ये ख्वाहिश थी कि मेरी शादी ऐसे ख़ानदान में हो जहाँ ख़ानदान छोटा हो। जब मैंने लड़के को देखा और उसके ख़ानदान के बारे में पता चला तो मेरा दिल टूट गया। जिस लड़के से मेरी शादी होने वाली थी वो बहुत काला था और उसका ख़ानदान भी मेरी फैमिली की तरह बहुत बड़ा था। उसके 6 भाई और 2 बहनें थीं। बहनें शादीशुदा थी और सारे भाई अपनी अपनी बीवियों के साथ दूसरे शहर में रहते थे। वो लड़का अपने वालिदैन के साथ रहता था। लड़का बहुत कमाता था और उसका घर बहुत बड़ा था। मेरे चाचा ये रिश्ता इसलिए लाए थे क्योंकि मेरे वालिद का मेरी शादी का कोई इरादा नहीं था और मेरी उम्र भी ज़्यादा हो चुकी थी। इसलिए मेरे वालिद ने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। इस रिश्ते की हाँ करने की सबसे बड़ी वजह यह थी कि लड़के वालों को जहेज़ नहीं चाहिए था क्योंकि उनके पास सब कुछ था। लड़के की माँ ने आकर मुझे सोने की अंगूठी पहनाई थी। मैं खुश थी कि चलो मेरी शादी हो रही है और मेरा शौहर अमीर है। शक्ल और सूरत से क्या होता है, इंसान की कमाई अच्छी होनी चाहिए। मुझे एक ऐसा शौहर चाहिए था जो मेरी इज़्ज़त करे और मुझे मोहब्बत दे। इसी भरोसे के साथ मेरी शादी उस लड़के के साथ कर दी गई। मेरा ससुराल हमारे घर से बहुत दूर थी। मेरे भाइयों या मेरे वालिद ने लड़के के घर जाकर उसके घर को नहीं देखा था। वो बस अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करने के लिए ही मुझे रुखसत कर रहे थे। लेकिन मुझे अपने चचा पर बहुत भरोसा था क्योंकि वही मेरे लिए रिश्ता लेकर आए थे। मगर अफ़सोस कि मेरी ये भरोसा गलत साबित हुआ। जब मैंने रुखसत होकर अपने ससुराल आई तो देखा कि मेरे शौहर का घर बहुत बड़ा था और मेरे शौहर का रंग भी बहुत काला था, लेकिन ख़ानदान के जितने भी अफराद थे वो सब इसी घर में रहते थे। मेरी शादी एक ऐसे ख़ानदान में हुई थी जहाँ बहुत सारे लोग रहते थे, लेकिन कोई भी किसी के हक़ में बोलने के लिए तैयार नहीं होता था। हर किसी को बस अपनी ही फ़िक्र होती थी। सब अपने अपने काम में लगे रहते थे। मेरे ससुराल में मेरी ससुर भी थे और मेरी सास मुझे अपनी माँ की तरह प्यारी लगती थी क्योंकि मेरी माँ तो इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। इसलिए मुझे अपनी सास में अपनी माँ नज़र आती थी और मैं उनके साथ वैसे ही बर्ताव करती थी। शादी के कुछ दिनों तक मुझे लगा कि घर में मौजूद लोग मेहमान हैं और शादी के बाद चले जाएंगे, लेकिन वो सब वहीं रहते थे और कोई भी अपने घर जाने का नाम नहीं ले रहा था। मेरे शौहर के अलावा उनके 6 भाई और उनकी बीवियां थीं। उन जोड़ों के बच्चे भी बहुत सारे थे। शुरू के दिन तो मेरे शौहर के साथ बहुत अच्छे गुजरे, लेकिन कुछ दिन बाद ही मेरे शौहर काम के सिलसिले में शहर से बाहर चले गए। मेरी सास बहुत अच्छी औरत थी और उन्होंने मेरा ख्याल रखा। मेरी जेठानी अपने कमरों में ही पड़ी रहती थी। उन्हें आराम और मेकअप करने से भी फुर्सत नहीं मिलती थी। मुझे सिर्फ 2-3 दिन आराम करने का मौका मिला और फिर मैंने
इस घर की सारी जिम्मेदारी संभाली। वैसे यहाँ नौकर भी थे, लेकिन मुझे इन पर भरोसा नहीं था, इसलिए मेरी ड्यूटी थी कि मैं उन पर नज़र रखती। मेरी सास मेरी जिम्मेदारी से बहुत खुश थी। इतने सारे लोग होते हुए भी इस घर में खामोशी थी। सब अपने अपने कमरों में ही रहते थे। मेरे शोहर जब से शहर गए थे, मुझे अपने कमरे में अकेले ही सोना पड़ता था। मेरे शोहर का बर्ताव बहुत अच्छा था और शादी की पहली रात से ही उन्होंने मेरे साथ अच्छा बर्ताव किया था। मुझे खुशी हुई कि चलो, मेरे शोहर तो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि उनका रंग बहुत काला होने की वजह से उनकी शादी काफ़ी वक्त बाद हुई थी। जब मैं अपने कमरे में सोने जाती और अकेली होती तो मुझे रात में ऐसा लगता जैसे कुछ चीख चीख रहा हो। मुझे लगता था कि इस घर में भूत है, क्योंकि मुझे किसी की चलने की आवाज़ें भी सुनाई देती थी। सारा दिन तो सब लोग अपने कमरों में बंद रहते थे, तो रात में कौन था जो इस घर में टहल रहा होता। मुझे बहुत डर लगता था और मैं अपने शोहर को याद करती रहती थी। इसलिए मुझे हर रात मुझे किसी की चलने और चलाने की आवाज़ें आती थी। मैं डरती हुई अपने कमरे में बंद रहती थी और सोचती कि इस बारे में किसी से ज़रूर पूछूंगी कि रात को इस घर में क्या होता है। अगले दिन मैंने अपनी सास से ये बात पूछी तो वो थोड़ी घबरा गई और बातों को टालने लगी। ये घर भी बहुत बड़ा था और मैं बहुत सारे लोग रहते थे। हो सकता है कि कोई रात में जाग जाए या फिर किसी जेठानी का बच्चा रोता हुआ मुझे लगता हो कि कोई चला रहा है। शायद ये मेरा वहम हो। मैंने अपने दिल को समझा लिया कि मुझे इधर उधर तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं। वैसे भी मुझे तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा था। इस घर की खामोशी से मैं बहुत बोर हो गई थी। कभी कभार मेरी बात मेरे शोहर से फ़ोन पर हो जाती थी। इसके अलावा मेरे कहीं आना जाना भी नहीं था। इस घर में ससुराल का कोई रिश्तेदार भी नहीं आता था। हर कोई अपने काम से मतलब रखता था। एक रात मैं फिर से सो रही थी और मुझे किसी के ज़ोर ज़ोर से चलाने की आवाज़ आई। मैंने हिम्मत करके ये देखने का फैसला किया कि कौन है जो इतनी रात को चलाता है और घर में टहलता है। मैंने देखा कि मेरे ससुर किसी से फ़ोन पर चलाते हुए बातें कर रहे थे। मेरे ससुर अक्सर ऊंची आवाज़ में फ़ोन पर बात करते थे और उनकी आवाज़ें सारी घर में घूमती थी। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना, लड़ाई करना और अपनी मनमानी करना और फ़ोन पर लंबी लंबी बातें करना उनका काम था, क्योंकि वो कोई काम नहीं करते थे और घर में ही रहते थे। घर के तमाम लोग मेरे ससुर से बहुत डरते थे, यहाँ तक कि मेरी सास भी। मेरे ससुर का बर्ताव किसी के साथ भी ठीक नहीं था। वो किसी की भी नहीं सुनते थे और अपने हिसाब से ही काम करते थे। दिन इसी तरह गुजरते रहे। मैं हर रात देखती कि आधी रात में टहलने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरे ससुर ही थे। वो रात को किसी से बातें करते थे और मुझे लगता था कि कोई चला रहा है। मैं इस बात से भी बहुत डरी हुई थी कि कभी कभार वो मेरी सास के साथ मारपीट भी करते थे। कुछ दिनों बाद मेरे शोहर 2-3 दिन के लिए घर पर आए। मैं उनके आने से बहुत खुश थी, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जब मेरे शोहर घर पर थे तो मेरी ससुर मेरे सास पर हाथ नहीं उठाते थे। घर का माहौल भी बदल जाता था। सब लोग एक साथ डाइनिंग टेबल पर खाना खाते थे और एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते थे। एक दिन मेरे शोहर ने कहा कि तुम अच्छी तरह से तैयार हो जाओ, हम कहीं बाहर घूमने चलेंगे। मैं बहुत खुश थी। मेरे शोहर मुझे एक बड़े होटल में खाना खिलाने ले गए थे। वहाँ मेरे शोहर ने पूछा कि क्या हुआ, तुम्हारा मूड ठीक नहीं है। मैंने सोचा कि क्या अपने शोहर से इस बारे में बात करना सही रहेगी या नहीं। फिर भी मैंने हिम्मत करके उनसे पूछ ही लिया कि आपके वालिद रात को आपकी वालिदा पर हाथ क्यों उठाते हैं। ये सुनकर मेरे शोहर ने हैरानी से मेरी तरफ देखा और कहा कि तुम पागल हो गई हो, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे वालिद तो माँ से बहुत प्यार करते हैं। मैं आगे कुछ कहने वाली थी कि इतने में उनके पास किसी की कॉल आ गई और वो कॉल सुनने के लिए चले गए। मैं समझ गई कि वो इस बात से अनजान है। जब वो वापस आए तो मैंने कहा कि शायद मुझे गलतफहमी हुई थी और हमें घर चलना चाहिए। काफ़ी देर हो गई थी। अगले 2 दिन बाद फिर मेरे शोहर भी अपने काम के सिलसिले में चले गए। जाते वक्त उन्होंने मुझे शॉपिंग के लिए कुछ पैसे दिए थे। उन्होंने कहा था कि अपनी पसंद के कपड़े ले आना। मेरी कोई जेठानी मेरे साथ नहीं जाती थी, क्योंकि कोई भी मेरे साथ अच्छी तरह बात नहीं करता था। मैंने अपनी सास से तो नहीं पूछा कि कहीं मेरे ससुराल उन्हें जाने से मना ना कर दें। घर की नौकरानियों से मेरी अच्छी जान पहचान हो गई थी। एक नौकरानी थी। मैंने उसे कहा कि क्या वो मेरे साथ मार्केट चलेगी, तो वो तैयार हो गई। मुझे इस घर में किसी से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि किसी को किसी से कोई मतलब नहीं होता था। मैं नौकरानी को अपने साथ लेकर
मार्केट से शॉपिंग करके आ गई। जब मैं घर आई तो देखा कि मेरी सास के कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। मैंने आहिस्ता आहिस्ता कदम रखे और दरवाजे के पास पहुंच गई। अंदर से आवाज़ आ रही थी। मेरी सास कह रही थी कि अब मुझ पर ज़्यादा जोर मत डालो। इसका मतलब था कि मेरे ससुर फिर से मेरी सास पर हाथ उठा रहे थे और ये अब रात का वक्त नहीं बल्कि दिन था। मैंने दरवाजे से झांक कर देखा तो मेरे पांव तले से ज़मीन खिसक गई। मेरे ससुर मेरी सास के बाल काट रहे थे। मैं समझती थी कि मेरे ससुर मेरी सास को मारते होंगे, इसलिए वो इतनी ज़्यादा चलाती हुई। लेकिन मेरा ये ख्याल गलत साबित हुआ। दरअसल वो उन्हें मार नहीं रहे थे बल्कि उनके बाल काट रहे थे, जिस पर मेरी सास बहुत चला रही थी। मुझे ये बात बिल्कुल समझ नहीं आई थी कि वो ऐसा क्यों कर रहे थे। आखिर बाल तो औरत का जेवर होते हैं। मेरे ससुर के एक हाथ में मेरी सास के कटे हुए बाल और दूसरे हाथ में कैंची थी। ये देखकर मुझसे रहा नहीं गया और मैं चलाते हुए कमरे में चली गई। मैंने कहा, ससुर जी, आप ये सब क्या कर रहे हैं? मेरे ससुर ने कहा, शुक्र करो बहू, तुम्हारी सास के हिसाब से ये सज़ा बहुत कम है, वरना इसके कारनामों के लिए इसे घर से निकाल देना चाहिए। ये कहते हुए मेरे ससुर कमरे से बाहर निकल गए। मैंने अपनी सास को गले लगा लिया क्योंकि वो बहुत रो रही थी। मैंने पूछा, ये सब क्या हो रहा है? ससुर जी ने आपके बाल क्यों काटे? मेरी सास ने कहा, ऐसा तो वो हर रोज़ करते हैं, पहले मारते हैं फिर बाल काटते हैं। मैंने कहा, लेकिन मुझे लगता है कि वो सिर्फ आपके बाल काटते हैं, मारते नहीं। मेरी सास बोली, तुम नहीं जानती, वो बहुत जालिम है। मेरी सास ने कहा, बहू, मैंने कुछ नहीं किया, तुम अभी इस घर के बारे में कुछ नहीं जानती हो, इसलिए तुम ये बात नहीं समझ सकती। मैं भी कसूर हूँ। मैंने पूछा, फिर भी कोई बात तो होगी जो वो आपके साथ ऐसा करते हैं। मेरी सास ने कहा, इस घर में सबको अपनी फिक्र है, इसलिए कोई किसी के मामले में नहीं बोलता। घर के सारे लोग मेरे बेटे की कमाई खाते हैं, इसलिए मैं इस घर के लोगों से बचकर रहना चाहती हूँ। तुम्हारे ससुर बहुत खतरनाक आदमी हैं, कभी भी अपने शोहर से कुछ मत कहना, वरना वो मुझे जान से मार देंगे। मेरी सास ने मुझे ज़बरदस्ती कमरे से बाहर भेज दिया और कहा, आइंदा हमारे झगड़े के बीच मत आना, वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। मैं खामोशी से उनके कमरे से बाहर आ गई। मुझे बहुत दुख हो रहा था कि मेरे सास के साथ ऐसा हो रहा है। ऐसे ही कई दिन खामोशी के साथ गुजर गए, मगर फिर एक दिन मुझे मेरे ससुर की आवाज़ सुनाई दी। वो बहुत ऊंचा ऊंचा बोल रहे थे। जब मैं उनके कमरे की तरफ जा रही थी तो मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरे ससुर इतने जालिम इंसान थे। इसलिए जब मैं ससुर के पास गई तो उनसे कहा, आप माँ जी के साथ अच्छा सलूक नहीं कर रहे। ये सुनकर मेरे ससुर को गुस्सा आ गया और वो कहने लगे, हाँ, मुझे पता है कि तुम बहुत समझदार लड़की हो, बिल्कुल मेरे बेटे और उसकी माँ की तरह। मैं ही सबको गलत इंसान लगता हूँ। ये सुनकर मैंने ससुर से कहा, लेकिन आप माँ जी के साथ बहुत गलत कर रहे हैं। मेरे ससुर ने कहा, रोको, मैं तुम्हें सारी कहानी समझाता हूँ ताकि तुम्हें मुझ पर यकीन आ सके। उन्होंने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और उसमें कुछ तस्वीरें दिखाई। उन्होंने कहा कि ये देख लो, मुझे उम्मीद है कि आज के बाद तुम कभी भी मुझे गलत नहीं समझोगी। मैंने तस्वीर देखी और मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। मेरी सास किसी और मर्द के साथ थी और वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे। वो तस्वीर में बिल्कुल मियाँ बीवी लग रहे थे। अब तो मुझे मेरे ससुर सच्चे नजर आने लगे, मगर इतने में मेरी सास आ गई और उन्होंने मेरे हाथ से मोबाइल छीन लिया और मुझे खींचकर कमरे से बाहर ले गई। मेरी सास ने कहा, तुम अभी तक अपने कमरे में नहीं गई हो, तुम कुछ नहीं जानती और न कुछ समझती हो। चलो अपने कमरे में जाओ और दोबारा हमारे बीच पड़ने की ज़रूरत नहीं है। मैंने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और अपने कमरे में चली गई। रात को फिर वही चलाने की आवाज़ें आ रही थी। मेरे ससुर मेरी सास के बाल काट काट कर उन्हें आधा गंजा कर चुके थे। मेरे सास हमेशा अपने सर पर दुपट्टा रख कर घूमती थी। कई दिन इसी तरह से गुजर गए। जब मेरे शोहर घर आए तो घर का माहौल बहुत अच्छा था और जब वो चले जाते तो फिर से बिगड़ जाते। मैं अपने शोहर को सब कुछ बताना चाहती थी, लेकिन मेरी सास ने मना कर दिया था और कहा था कि अगर मैंने कुछ बताया तो मुझे घर से बाहर निकलवा देंगी। मुझे बहुत टेंशन रहने लगी थी। मैं रात को सो नहीं पाती। मेरी सास मेरे शोहर की माँ थी और मुझे बहुत प्यारी थी, क्योंकि उन्होंने कभी भी मेरे साथ बुरा सलूक नहीं किया था। फिर एक दिन मेरे ससुर ने मेरी सास के साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया। मुझे लगा कि शायद उन्हें एहसास हो गया है कि औरत पर हाथ उठाना
نہیں چاہیے۔ میں بہت خوش تھی کہ اب کافی دنوں سے میرے سسر میری ساس کے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں کر رہے تھے۔ ایک دن رات کو 9 بجے اپنے کمرے میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ میرے سسر میرے کمرے میں آئے۔ میں نے انہیں دیکھ کر جلدی سے اپنے سر پر دوپٹہ رکھ لیا۔ میں نے کہا، سسر جی آپ کا یہاں آنا کیسے ہوا؟ انہوں نے کہا، بہو میں تمہارے لیے اپنے ہاتھ کی بنی چائے لے کر آیا ہوں۔ تمہیں اور تمہارے شوہر کو میری چائے بہت پسند ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم میری چائے پی کر بتاؤ کہ کیسی بنی ہے۔ میں حیران تھی۔ میں نے چائے کا کپ ان کے ہاتھ سے لیا اور کہا، شکریہ سسر جی۔ میرے سسر نے کہا، نہیں بہو میرے سامنے پیو، میں تمہارے منہ سے اپنی تعریف سننا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا، سسر ابھی میں نے 2-3 گلاس پانی پی لیے تھے، اس لیے میرا پیٹ بھرا ہوا ہے۔ تھوڑی دیر بعد چائے ٹھنڈی ہو جائے گی، تب پی لوں گی اور آپ کی تعریف بھی کر دوں گی۔ میرے سسر مسکرائے اور کہا، اچھا تو یہ بات ہے۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور بولے، جیتی رہو، میں چلتا ہوں، چائے ضرور پی لینا۔ میں نے ہاں میں سر ہلایا، پھر اٹھی، چائے کا کپ اٹھایا اور باتھ روم میں جا کر چائے کو پھینک دیا۔ کپ واپس لا کر ٹیبل پر رکھ دیا، کیونکہ رات کے وقت چائے پینے کا میرا من نہیں کر رہا تھا۔ رات کو چائے پینے سے مجھے کھانا کھانے میں تکلیف ہوتی، لیکن میں اپنے سسر کو یہ نہیں بتا سکتی تھی۔ لیکن خوشی تھی کہ میرے سسر میں اب کافی تبدیلی آ گئی تھی۔ کافی وقت سے میرے سسر میری ساس پر کوئی ظلم نہیں کر رہے تھے۔ رات کافی ہو گئی تھی، اس لیے میں نے ٹی وی بند کیا اور اپنے شوہر سے موبائل پر باتیں کرنے لگی۔ اس وقت بھی وہ اپنے کمرے میں آرام کر رہے تھے، لیکن جب مجھے محسوس ہوا کہ کسی کے قدموں کی چاپ میرے کمرے کی طرف آ رہی ہے، میں ڈر گئی۔ جلدی سے موبائل بند کر کے آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی۔ کسی نے دروازہ کھولا، مجھے دیکھ کر گزر گیا اور پھر دروازہ بند کر دیا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ میرے کمرے کے اندر کون آیا تھا۔ میں نے دوبارہ اپنے شوہر سے بات شروع کر دی، لیکن مجھے کمرے سے باہر کچھ کھٹک پھٹک کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں نے موبائل اٹھایا اور چپکے سے باہر دیکھنے نکلی کہ آخر باہر کیا ہو رہا ہے۔ میں نے دیکھا کہ میرے سسر میری ساس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر انہیں کہے لے جا رہے تھے۔ میں ان کے پیچھے پیچھے گئی اور حیران رہ گئی کہ اس گھر میں ایک تہہ خانہ بھی تھا جس کے بارے میں مجھے کچھ معلوم نہیں تھا۔ میرے سر پر میری ساس کو زبردستی کھینچتے ہوئے تہہ خانے میں لے جا رہے تھے۔ میں بھی دبے پاؤں ان کے پیچھے چلی گئی۔ تہہ خانے میں میرے سسر نے میری ساس کو ایک کرسی پر بٹھا کر رسی سے باندھ دیا۔ وہاں اور بھی لوگ موجود تھے جن سے میرے سسر باتیں کر رہے تھے۔ ان کے بعد میرے سسر نے جو کہا اسے سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ انہوں نے کہا کہ گھر کی ساری دولت تمہارے بیٹے کی ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ سب کچھ میرے نام کر دو۔ میں اس دن کا انتظار کر رہا تھا۔ آج تمہیں مار کر دفناؤں گا اور سب کو بتا دوں گا کہ تم اپنے عاشق کے ساتھ بھاگ گئی ہو۔ اب جلدی سے ان پیپرز پر سائن کر دو تاکہ تمہارے بیٹے کی ساری جائیداد میرے نام ہو سکے۔ میری ساس بولی، میں مر جاؤں گی لیکن ایسا نہیں کروں گی۔ اس کے بعد میرے سسر میری ساس پر ظلم کرنے لگے تاکہ وہ ان کی بات مان جائے۔ میں یہ سب کھڑکی سے دیکھ رہی تھی۔ میرے ہاتھ میں موبائل تھا اور میں اس وقت اپنے شوہر سے بات کر رہی تھی۔ میں نے یہ سب دیکھا تو فوراً یہ سب اپنے شوہر کو بتا دیا۔ انہیں میری بات پر یقین نہیں آیا تو میں نے ویڈیو بنا کر ان کو بھیج دی۔ شوہر نے جو ہی وہ ویڈیو دیکھی اس نے فوراً اپنے ایک دوست کو گھر بھیج دیا جو کہ پولیس میں تھا۔ پولیس نے موقع پر ہی میرے سسر کو گرفتار کر لیا اور جو میرے ساس کی جان بچ گئی۔ دوسرے دن میرا شوہر گھر واپس آ گیا اور اس نے مجھے ساری بات بتائی۔ میرے شوہر میری ساس کے پہلے شوہر کے بیٹے تھے۔ ساس کے پہلے شوہر بہت امیر تھے مگر وہ جلدی مر گئے۔ مجبوراً میری ساس نے دوسرے شادی میرے سسر سے کر لی اور میرے شوہر کے باقی بہن بھائی میرے سسر کی پہلی بیوی کی اولاد تھے۔ چونکہ ساری جائیداد میرے شوہر کے نام پر تھی، اس لیے میرے سسر چاہتے تھے کہ میری ساس یہ ساری جائیداد میرے سسر کے نام کر دے، مگر وہ بیچاری شوہر کا ظلم سہتی رہی، مگر اس نے ایسا نہ کیا۔ میرے سسر کی حقیقت پتہ چلنے پر میرے شوہر نے باقی سارے بہن بھائیوں کو گھر سے نکال دیا۔ اس کے بعد میری ساس اور ہم میاں بیوی اس گھر میں ہنسی خوشی رہنے لگے۔